हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल शिखर एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत एनसीईआरटी क्लास 11th की जो कि सतीश चंद्र द्वारा लिखित है उसको हम विस्तार से पढ़ रहे थे। और दोस्तों, हमने अभी तक 2 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। दोस्तों, अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 9वीं सदी में उदित चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया जिसके बल पर उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया और श्रीलंका तथा मालदीव को जीत लिया। उनका प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया के दूर देशों तक भी पहुंचा। चोल साम्राज्य को मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास की चरम परिणति कहा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य का उदय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। 850 ईस्वी में उसने तंजौर पर कब्जा कर लिया। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को पराजित कर चुके थे और पांड्यों की शक्ति का हरण कर चुके थे। इस प्रकार अब तक पूरा दक्षिण तमिल देश टोंडई मंडलम उनके अधिकार में आ चुका था। लेकिन राष्ट्रकूटों के मुकाबले अपनी स्थितियों को सुरक्षित रखना उनके लिए बहुत कठिन गुजरा, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। तृतीय कृष्ण ने चोल राजा को हराकर उसके साम्राज्य के उत्तरी हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया। यह चोलों के लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन वे शीघ्र ही इससे उबर गए। खास तौर से 965 ईस्वी में तृतीय कृष्ण की मृत्यु के उपरांत राष्ट्रकूट साम्राज्य के विघटन के बाद राजराज और राजेंद्र प्रथम का शासनकाल। सबसे समृद्ध चोल राजा राजराज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। राजराज को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था। सिंहासन रूढ़ होने के पूर्व ही वह प्रशासन और युद्ध का काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुका था। उसने त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया और कोइलोन पर हमला कर दिया। उसके बाद उसने मदुरै पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया। उसने श्रीलंका पर भी चढ़ाई कर दी और उसके उत्तरी हिस्से को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन सैनिक कार्रवाइयों का उद्देश्य अंशतः यह था कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। कोरोमंडल, यहाँ गलती हो गई है, कोरोमंडल तट और मालाबार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार के केंद्र थे। राजराज के नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी। राजराज ने गंगा क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और वेंगी
राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। दोस्तों यहाँ बेंगी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर देशों को पूर्णतः पराभूत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। श्रीलंका की विजय को परिणति तक पहुंचाते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट तथा राज चिन्ह को अपने कब्जे में कर लिया। श्रीलंका अगले 50 वर्षों तक चोल नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाकर अपनी विजयों की स्मृति को स्थायित्व प्रदान किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर था, जो 1010 ईस्वी में पूरा हुआ। चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन आरंभ किया, जिनमें उनकी जीतों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसलिए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। चोल सेना ने गंगा को पार करके स्थानीय राजाओं को पराजित किया। 1022 ईस्वी में एक चोल सेनापति के नेतृत्व में किए गए इस अभियान में उसी मार्ग का अनुसरण किया गया था, जिससे होकर महान विजेता समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र ने गंगई कोंड चोल अर्थात गंगा का चोल विजेता का विरुद्ध धारण किया। उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई और उसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम अर्थात गंगा राज्य के चोल विजेता का नगर रखा। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के इससे भी अधिक उल्लेखनीय सैनिक पराक्रम का उदाहरण श्री विजय साम्राज्य पर किया गया आक्रमण था। इस बार आक्रमण किया था चोल नौसेना ने। कुछ समय की श्रीहीनता के बाद 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो उठा था और अब उसमें मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। चीन की ओर जाने वाले समुद्री व्यापारिक मार्ग पर श्री विजय साम्राज्य का नियंत्रण था। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे और चोलों के साथ उनके संबंध मधुर थे। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था और उसके अनुरोध पर राजेंद्र ने विहार का खर्च चलाने के लिए एक गांव दान में दिया था। दोनों के बीच अनबन का कारण स्पष्ट ही यह था कि चोल राज्य भारतीय व्यापार के मार्ग की बाधाएं दूर करना चाहता था और चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करना चाहता था। इस अभियान में चोलों ने कडारम या केड़ा तथा मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के कई ठिकाने जीत लिए। कुछ काल तक चोल नौसेना इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनी रही और बंगाल की खाड़ी की हैसियत चोल झील की सी हो गई। चोल शासकों ने चीन को कई राजदूत मंडल भेजे। ये आंशिक रूप से कूटनीतिक थे और आंशिक रूप से व्यापारिक। चोल राजदूत मंडल 1016 और 1033 में चीन पहुँचे। चोल राज्य का 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल 1077 ईस्वी में चीन पहुंचा और एक चीनी विवरण के अनुसार उसे नजराने के तौर पर भेजे गए कांच के बर्तनों, कपूर, कमरवाप
गेंडे के सींगों, हाथी के दांतों आदि के एवज में तांबे के सिक्कों की 81,800 मालाएं प्राप्त हुईं। व्यापार के लिए लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी नजराना शब्द इस्तेमाल करते थे। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उनका स्थान ग्रहण करने वाले चालुक्यों से भी चोल शासक बराबर लोहा लेते रहे। इन्हें उत्तर चालुक्य कहा जाता है और इनकी राजधानी कल्याणी था। चोलों और उत्तर चालुक्यों के बीच के संघर्ष का कारण यह था कि दोनों वेंगी रॉयल सीमा, तुंगभद्र दोआब और उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इस स्पर्धा में दो में से कोई भी पक्ष निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर पाया और अंत में इस संघर्ष में दोनों की शक्ति चूक गई। यह भी लगता है कि इन दिनों युद्ध ज़्यादा निष्ठुर होते जा रहे थे। चोल शासकों ने चालुक्य नगरों पर, जिनमें कल्याणी भी शामिल था, हमले करके वहां खूब लूटपाट की और कत्लेआम मचाया, जिसमें ब्राह्मणों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। पांड्य देश में भी उन्होंने ऐसी ही नीति अपनाई और वहां की आबादी को आतंकित करने के लिए उनके बीच सैनिक बस्तियां बसा दीं। उन्होंने श्रीलंका के शासकों की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को बर्बाद कर दिया और उनके राजा और रानी के साथ दुर्व्यवहार किया। ये घटनाएं चोल साम्राज्य के इतिहास पर कलंक है। लेकिन जब एक के बाद एक वे किसी देश को जीत लेते थे तो वहां अच्छी शासन प्रणाली कायम करने की कोशिश करते थे। चोल प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वह साम्राज्य से सर्वत्र गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता था। 12वीं सदी के दौरान चोल साम्राज्य फलता फूलता रहा, लेकिन 13वीं सदी के अंतिम चरण में उसका पतन आरंभ हो गया। महाराष्ट्र क्षेत्र में उत्तर चालुक्य साम्राज्य की 12वीं सदी में मिट गया था। दक्षिण में चोलों का स्थान पांड्यों और होयसलों ने ले लिया और चालुक्यों की जगह यादव और काकतीय राजवंश प्रतिष्ठित हुए। इन राज्यों ने कला और स्थापत्य को खूब संरक्षण दिया। उनका दुर्भाग्य यह था कि वे आपस में हमेशा लड़ते भिड़ते रहकर कमज़ोर पड़ गए। लड़ाई में वे शहरों को लूटते और क्षति पहुंचाते थे, यहाँ तक कि वे मंदिरों को भी नहीं बख्शते थे। अंत में 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें मिटा दिया। दोस्तों, अब हम चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। चोल प्रशासन में राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सारी सत्ता उसके हाथों में केंद्रित रहती थी, लेकिन उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद भी होती थी। प्रशासन से संपर्क रखने के लिए राजा दौरे पर निकलता रहता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हस्ती सेना, अश्वारोही और पैदल सेना शामिल थी। ये तीनों शाखाएं सेना के 3 अंग मानी जाती थीं। पैदल सेना आमतौर पर भालों से लैस रहती थी। अधिकतर राजा अंगरक्षक रखते थे, जो जान देकर भी उनकी हिफाजत करने के लिए प्रतिबद्ध होते थे। वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में केरल की यात्रा की थी। उसका कहना है कि जब राजा मरता था तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चिता में जल मरते थे। पूरी संभावना है कि उसका यह कथन अतिरंजित हो। जैसा कि हम देख चुके हैं, चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसका मालाबार और कोरोमंडल तट पर बोलबाला था, और एक समय था जबकि पूरी बंगाल की खाड़ी में उसकी तूती बोलती थी। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था और मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे होते थे। कभी कभी राज परिवार के सदस्य प्रांतीय शासक नियुक्त
किए जाते थे। अधिकारियों को आम तौर पर राजस्वदायी भूमि दान द्वारा भुगतान किया जाता था। चोल शासकों ने राजमार्गों का एक अच्छा खासा ताना बाना कायम किया था। ये राजमार्ग व्यापार के काम आने के साथ साथ सेना की गतिशीलता की भी अभिवृद्धि करते थे। चोल साम्राज्य में वाणिज्य व्यापार खूब फल फूल रहे थे और व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां अर्थात मिल्ड जावा और सुमात्रा के साथ व्यापार करती थीं। चोलों ने सिंचाई की ओर भी ध्यान दिया। कावेरी तथा अन्य नदियों का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए बहुत से तालाब बनवाए गए। कुछ चोल शासकों ने भूमि से प्राप्त राजस्व में सरकारी हिस्से का निर्धारण करने के उद्देश्य से भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि राजस्व में सरकार का हिस्सा ठीक ठीक कितना होता था। भूमि कर के अलावा चोल शासकों की आमदनी के दूसरे जरिए भी थे, जैसे व्यापारिक चुंगी, पेशों पर लगाए जाने वाले कर और पड़ोसी प्रदेशों की लूट से मिलने वाला माल असबाब। चोल शासक खूब समृद्ध संपन्न थे और इसलिए वे अनेक शहरों, मंदिरों तथा भव्य स्मारकों का निर्माण करा सके। राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ इलाकों में हम गांवों के स्थानीय स्वशासन की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। चोलकालीन अभिलेखों की प्रचुरता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की अधिक जानकारी प्राप्त है। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। इनमें से एक है उर और दूसरी सभा या महासभा। उर गांव की आम सभा थी, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी नहीं है। यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांवों के वयस्क सदस्यों की सभा थी। अग्रहारों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे और वहां की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी। इन गांवों को काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त रहती थी। गांवों के मामलों को एक कार्यकारिणी समिति संभालती थी। इस समिति के सदस्य संपत्तिशाली शिक्षित लोग होते थे। सदस्यों का चुनाव पर्चियां निकालकर या बारी के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य हर 3 वर्ष बाद हट जाते थे। शांति सुव्यवस्था कायम रखने, न्याय व्यवस्था चलाने, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली आदि में सहायता देने के लिए दूसरी समितियां होती थीं। तालाब समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। यह खेतों को पानी वितरित करने के काम की देखरेख करती थी। महासभा नई जमीनों का बंदोबस्त कर सकती थी और उन पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वह गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी और कर लगा सकती थी। इन चोल गांवों को प्राप्त स्वशासन एक श्रेष्ठ व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का उपयोग किसी हद तक दूसरे गांवों से भी किया जाता था, लेकिन स्थानीय मध्यस्थों के बढ़ते जोर के कारण उनकी स्वायत्तता मर्यादित हो चली। दोस्तों, हम चोलकालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसके विशाल संसाधनों के फलस्वरूप चोल शासकों को तंजावुर, गंगई, ये दोनों शब्द साथ में ही है, गंगई कोंड चोलपुरम, कांची आदि महानगरों का निर्माण करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। शासकों की गृहस्थियां बड़ी बड़ी होती थीं और उनके प्रासाद विशाल तथा भव्य, जिनमें खूब लंबे चौड़े भोजन कक्ष, विस्तृत उपवन और चबूतरे बने होते थे। हमें 5-5 मंजिलों की इमारतों के उल्लेख देखने को मिलते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से आज कोई विशेष नहीं है। चोल राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम तंजौर के निकट मात्र एक छोटा सा गांव रह गया है, लेकिन उस काल के साहित्य के राजाओं के भव्य प्रासादों तथा धनाढ्य व्यापारियों के उतने ही भव्य आवासों के वर्णन देखे जा सकते हैं। चोल शासनकाल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरम उत्कर्ष पर था। इस काल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे द्रविड़ शैली
कहते हैं क्योंकि वह मुख्यतः दक्षिण भारत तक सीमित थी। इस शैली की मुख्य विशेषता थी गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण। मंजिलें 5 से 7 तक होती थीं और वे एक खास शैली में बनी होती थीं जिसे विमान शैली कहते हैं। मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था जिसकी छत सपाट होती थी। स्तंभों को खूब अलंकृत किया जाता था। इस कक्ष को मंडपम कहते थे। श्रोता कक्ष के रूप में इसका उपयोग किया था। इसके अलावा विशेष त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर आयोजित नृत्य समारोहों आदि के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। देवदासियां नृत्य किया करती थीं। ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां होती थीं। कभी कभी मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा बना दी जाती थी। इस परिक्रमा में मंदिर के अधिष्ठाता देवता को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी रखी जा सकती थीं। मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची चारदीवारी से घिरा रहता था। चारदीवारियों में जगह जगह ऊंचे सिंहद्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। कालांतर में विमानों की ऊंचाई बढ़ती गई और आंगनों की संख्या 2-2, 3-3 तक पहुंच गई। साथ ही गोपुरम को भी अधिकाधिक अलंकृत किया जाने लगा। इस प्रकार मंदिर एक तरह का छोटा शहर या प्रासाद बन गया जिसमें पुरोहितों के रहने के कमरों के अलावा और भी बहुत से कक्ष होते थे। मंदिरों का खर्च चलाने के लिए आमतौर पर उन्हें राजस्व मुक्त भूमि दान दिया जाता था। संपन्न व्यापारी भी उन्हें भूमि दान और नगद अनुदान देते थे। कुछ मंदिर इतने समृद्ध हो गए कि वे महाजनी करने लगे और व्यवसायों में भाग लेने लगे। उन्होंने कृषि सुधार, कुएं, तालाब खोदने आदि और नहरें खुदवाने पर भी व्यय किया जिससे कृषि का विस्तार हो सके। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है, लेकिन इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रथम राजराज द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर है। इसे राजराज मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि चोलों के बीच मंदिर में देवी देवताओं के अलावा राजा और रानी की प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित करने का चलन था। मंदिर स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है। हालांकि आज वह बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दोस्तों, ये बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर में राजराज द्वारा बनवाया गया है। इसको आप नेट में भी देख सकते हैं, सर्च करके इंटरनेट में। दक्षिण भारत में अन्यत्र भी बहुत से मंदिर बनवाए गए, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि चोल राजा इस प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यक धन का एक हिस्सा पड़ोस के इलाकों की आबादी को लूटकर जुटाते थे। चोलों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों और होयसलों के अधीन मंदिर निर्माण का सिलसिला चलता रहा। धारवाड़ जिले में और होयसलों की राजधानी हलेबीड में काफ़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए। इनमें सबसे भव्य होयसलेश्वर मंदिर है। यह चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी देवताओं और उनके यक्ष यक्षिणी सेवक सेविकाओं की प्रतिमाओं के अलावा इस मंदिर की दीवारों पर उम्दा उत्कीर्णन किया गया है। इन उत्कीर्णनों में जीवन के विविध पहलुओं के जैसे नृत्य, संगीत, युद्ध और प्रेम के दृश्य दर्शाए गए हैं। इस प्रकार जीवन धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ दिया गया था। आम लोगों के लिए मंदिर पूजा स्थल ही नहीं था बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था।
इस काल में दक्षिण भारत में मूर्तिकला ने एक नई ऊंचाई को स्पर्श किया। इसका एक उदाहरण श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। इसका दूसरा पहलू प्रतिमा निर्माण था, जिसका सबसे अधिक निखार नटराज की प्रतिमा में हुआ। इस काल की नटराज की प्रतिमाएं खास तौर से उसकी कांस्य प्रतिमाएं इस कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने मानी जाती हैं। इस काल के कई सुंदर नमूने भारत तथा विदेशों के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। इस काल में विभिन्न राजवंशों के शासकों ने कलाओं और साहित्यों को भी आश्रय दिया। संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा माना जाता था और कई राजाओं, विद्वानों तथा दरबारी कवियों ने इस भाषा में रचना की। इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। 6वीं से लेकर 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अलवार और नयनार कहे जाने वाले ये संत विष्णु और शिव के भक्त होते थे। उन्होंने तमिल तथा संबंधित क्षेत्र की अन्य भाषाओं में गीतों और भजनों की रचना की। इन संतों की रचनाओं को 12वीं सदी के आरंभ में तिरुमुरई नाम से 11 जिल्दों में संकलित किया गया। इन रचनाओं को पवित्र माना जाता है और 5वें वेद का दर्जा दिया जाता है। कंबन का काल, जो विद्वानों की राय में 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्रारंभिक चरण था, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कंबन की रामायण को तमिल साहित्य के उच्चतम कोटि की रचना माना जाता है। समझा जाता है कि कंबन एक चोल राजा के दरबार में रहता था। अन्य अनेक रचनाकारों ने भी रामायण और महाभारत से अपनी रचनाओं के विषय का चयन किया, जिससे इन युगातीत महत्व के ग्रंथों का जनजीवन में अधिकाधिक प्रवेश हुआ। इस काल में कन्नड़ भी साहित्य की भाषा के रूप में निखरी। हालांकि यह तमिल की अपेक्षा एक नई भाषा थी। राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसले राजाओं ने कन्नड़ और तेलुगु दोनों को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ में काव्यशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। कई जैन विद्वानों ने भी कन्नड़ के विकास में योगदान दिया। पंपा, पोन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते हैं। यद्यपि ये विद्वान जैन धर्म से प्रभावित थे, तथापि उन्होंने रामायण और महाभारत से लिए गए विषयों पर भी खूब लिखा। चालुक्य राजा के दरबार में रहने वाले नन्नय्या ने महाभारत का तेलुगु पाठ तैयार करना आरंभ किया। इसके आरंभ किए कार्य को 13वीं सदी में तिकन्ना ने पूरा किया। तमिल रामायण की तरह तेलुगु महाभारत भी एक अति प्रतिष्ठित रचना है, जिसने बाद के और कवियों को भरपूर प्रेरणा दी। अनेक लोक प्रचलित और लोकप्रिय विषयों को लेकर भी रचनाएं की गईं। ये लोकप्रिय विषय संस्कृत से नहीं लिए गए। इनमें लोक भावनाएं प्रतिबिंबित हुई हैं, जिन्हें तेलुगु में देसी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं सदी तक का काल न केवल राजनीतिक एकीकरण की दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इस काल में वाणिज्य व्यापार की भी खूब उन्नति हुई और कृषि का विस्तार हुआ। इस कालावधि को दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। दोस्तों, ये हमारा आज का तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब हम अगला चैप्टर अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें
और यदि आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।